हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार ना। यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो खरीफ क्रॉप में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी सेट होता है वो अप्रूव कर दिया गया है 2023-24 के सेशन के लिए। हाउएवर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे कंसर्न रेज किए जा रहे हैं। ये जो एमएसपी सेट किया गया है इसमें इनपुट कॉस्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, इसको ध्यान में रखकर नहीं किया गया। तो चलिए इसमें हम लोग डिटेल से देखते हैं क्या है एमएसपी, क्या है इनपुट कॉस्ट और किस कौन कौन से फसलों पे एमएसपी सेट किया जाता है। तो ये यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में पूछा गया है। बताना है आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली एंड 4 ओनली। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेशन में देने के लिए प्रयास करें। सही क्वेश्चन को मैं हर्ट दे दूंगा। चलिए देखते हैं एमएसपी होता क्या है। एमएसपी इज गारंटेड अमाउंट पेड बाय फार्मर्स व्हेन द गवर्नमेंट बाइज देयर प्रोड्यूस। तो एमएसपी एक ग्रांटेड अमाउंट होता है जो फार्मर को पे करता है गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब अगर जो फार्मर्स का क्रॉप है अगर वो कहीं नहीं बिकता है तो वो डायरेक्ट सरकार को बेच सकते हैं इन अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अगर एमएसपी से अगर ज़्यादा में अगर बिकता है तो प्राइवेट को बेचेंगे। जैसे कि मान लीजिए चावल पैडी का एमएसपी 2000 प्रति क्विंटल है, लेकिन फार्मर्स को 2000 से कम में बेचना पड़ रहा है, 2000 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। तो ये एमएसपी हो गया। गवर्नमेंट है वो 22 क्रॉप में एमएसपी निर्धारित करता है और फेयर इम्यूनिटी प्राइस आपका शुगर केन के लिए होता है, तो ये याद रखिएगा। 22 फसलों के लिए एमएसपी और फेयर इम्यूनिटी प्राइस फॉर शुगर केन। तो ये जो 22 क्रॉप का बात किया जाए तो इसमें से जो 14 क्रॉप है वो खरीफ सीजन के लिए होते हैं, 6 है रबी सीजन के लिए होते हैं और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप होते हैं। तो इसको अच्छा से देखेंगे हम लोग डिटेल में। तोरिया और डीहस्क कोकोनट के एमएसपी को फिक्स किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रैपसीड या मस्टर्ड और कोपरा, इसके बेसिस पे। कहने का मतलब जितना मस्टर्ड और कोपरा का एमएसपी होगा उसी के प्रोपोर्शन में तोरिया और कोकोनट का भी होगा। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इनके रिकमेंडेशन के द्वारा एमएसपी को सेट किया जाता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइसेस, ट्रेंड्स, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी एटसेट्रा। अगर हम लोग सीएससीपी की बात करें तो ये एक अटैच मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। तो ये जो सीएससीपी ऑफिस है इसको जनवरी 1965 में एग्जिस्ट में लाया गया था, बनाया गया था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, वही ये फाइनल डिसीजन लेते हैं और एमएसपी को भी वही अप्रूव करते हैं। चलिए जानते हैं एमएसपी का एम क्या है, क्यों निर्धारित किया जाता है एमएसपी। तो जो फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं उसको एक रिम्यूनेटिव प्राइस मिल सके उसको इंश्योर करना, और जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप होता क्या है। तो वैसा क्रॉप जो कि जून टू सितंबर महीने में बोआ जाता है, यानी कि इसको हम लोग रेनी सीजन या मानसून सीजन में बोते हैं। कुछ खरीफ क्रॉप का बात किया जाए तो जिसमें पैडी हो गया, धान, माइज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड शुगर केन, ये सब कुछ खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। खरीफ क्रॉप अगर देखें तो इंडिया में जितना भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है उसका 55% अकेले खरीफ क्रॉप करता है। चलिए हम लोग अब जानते हैं 2023-24 के ईयर में खरीफ क्रॉप में कितना फाइन एमएसपी को निर्धारित किया गया है। तो सेंट्रल का दावा है कि जो यूनियन बजट 2018-19 था उसके कंपेयर में एटलीस्ट 1.5% जो एमएसपी है उसको इंक्रीज़ किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये जो 14 खरीफ क्रॉप में मिलने वाला जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है एट द रेंज ऑफ 5.3 to 10.35%। अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात किया जाए तो वो 128 से 805 रुपये पर क्विंटल बढ़ा है। ग्रीन ग्राम मूंग दाल का बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा एमएसपी को बढ़ाया गया है 10.4% इन 2022-23। सेकेंड नंबर पे सेसम मतलब तिल, उसमें 10.3% का बढ़ोतरी देखने को मिला है एमएसपी में। तो आप लोग देख सकते हैं एमएसपी को कितना 2022-23 के कंपेयर में 2023-24 में कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया है। तो सबसे ज़्यादा मूंग में, उसके बाद सेसम, देन कॉटन, ग्राउंडनट, अगेन कॉटन मीडियम स्टेपल, ज्वार रागी, ज्वार हाइब्रिड, पैडी कॉमन, सोयाबीन, पैडी ग्रेड ए, माइज, बाजरा, नाइजर सीड, तूर या अरहर, सनफ्लावर सीड्स और उड़द। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है और इसी पे एमएसपी को निर्धारित किया जाता है। तो ये 3 तरह का होता है, A2 प्लस FL और C2। तो जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। A2 में का बात करें तो इसमें ऑल पेड कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय फार्मर्स इन कैश एंड काइंड्स ऑफ सीड्स, जैसे कि फार्मर्स
सीड्स के पर्च किए उसमें कितना खर्चा आया, फर्टिलाइज़र जो खरीदे उसमें कितना खर्चा आया, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर को जो हायर्ड किए हैं उसमें कितना खर्चा आया, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन, तो ये सब सारे के सारे A2 में कवर होते हैं। कहने का मतलब फार्मर्स जितने कैश का ज़रूरत पड़ता है, जितने पैसे का ज़रूरत पड़ता है डायरेक्टली पेड करने के लिए, वो A2 के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं A2 + FL। तो इसमें A2 तो है ही जो है, सो इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है प्लस FL, फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर। क्या कि हम लोग जानते हैं फैमिली लेबर भी वर्क करते हैं तो उसका कॉस्ट को नहीं कंसिडर किया जाता है, तो ये A2 + FL कहलाता है। C2 का बात करें तो A2 + FL तो है ही, लेकिन इसमें एक जो हम लोग के पास जो ओन्ड लैंड है, फार्मर्स का जो ओन लैंड है या फिक्स कैपिटल है, उसको भी इसमें काउंट किया जाता है C2 में। तो देख सकते हैं कि C2 सबसे बेटर है फार्मर के लिए और A2 सबसे वर्स्ट है उस हिसाब से। तो जो गवर्नमेंट MSP डिसाइड करती है वो A2 और A2 + FL के लिए FL को कंसिडर करके करती है, C2 के लिए नहीं। और फार्मर्स का ये डिमांड रहता है कि C2 के बेसिस पे MSP को डिसाइड किया जाए। अगर यहाँ पे MS स्वामीनाथन जी का बात करें, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो उनका भी रिकमेंडेशन था कि जो फार्मर्स को MSP प्रोवाइड किया जाता करना चाहिए वो C2 के बेसिस पे करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंसर्न है फार्मर्स के ये MSP को लेकर के। पहला है इनएडिक्वेट कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो जो CACP के द्वारा जो कैलकुलेट किया जाता है MSP, वो A2 + FL के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है उसको भी अच्छा से हर एक एक्सपेंसेस को अच्छा से इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जैसे कि फैमिली लेबर, फार्मर्स रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये सबको अच्छे से कंसिडर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से जितना दाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है फार्मर्स को। और जो फार्मर का डिमांड है वो A2 + FL ना हो करके C2 पे उसको MSP मिलना चाहिए। तो C2 में आपको पता ही होगा रेंट ऑफ लैंड को भी इंक्लूड किया जाता है, और ये स्वामीनाथन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि C2 के बेसिस पे आपको मिलना चाहिए MSP, उनको बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड, फार्मर का कंसर्न का बात किया जाए तो लैक ऑफ मार्केट रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को पता है दिन प्रतिदिन जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, वो बढ़ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट कंडीशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है MSP डिसाइड करने के समय। तो MSP शुड बी लिंक्ड टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। MSP को होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक करना चाहिए, ताकि फार्मर्स का जो पैसा है वो इंश्योर हो सके, जो फार्मर्स का जो सही में रिटर्न मिलना चाहिए, फेयर रिटर्न, वो इंश्योर हो सके। थर्ड कंसर्न है डॉट ओवर प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। तो फार्मर्स के द्वारा बहुत सारे डॉट क्रिएट किया जाता है, जैसे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को लेकर के, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का ना हो पाना, स्टोरेज फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभी क्या किया जाता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पॉलिसीज़ है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ना ज़्यादा हाई हो सके ना ज़्यादा लो हो सके, और जो मार्केट प्राइस में जो कमोडिटीज़ बना हुआ है वो एक उसका जो रेट है वो मेंटेन रहे। तो अगर उसका कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का प्राइस अगर मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन हर एक चीज़ में बढ़ रहा है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ही नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो तो फार्मर्स के लिए तो सही नहीं होगा। फोर्थ कंसर्न का बात किया जाए तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ एंड क्रॉप स्पेसिफिक इशूज। तो फार्मर्स के द्वारा क्लेम किया जाता है जो MSP का बेनिफिट है वो कुछ ही क्रॉप के लिए मिलता है, और कुछ ही स्टेट्स उसका बेनिफिट ले पाते हैं, और बहुत सारे जो स्टेट हैं उस MSP का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि डायरेक्टली आपका रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो देखने को मिलता है, और किसी क्रॉप स्पेसिफिक पे ही जो MSP है वो मिलता है। तो फार्मर्स के द्वारा जो डिमांड किया जाता है वो जो जितने भी क्रॉप है वो हर एक में MSP होना चाहिए, और हर एक स्टेट के लिए होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ लीगल गारंटी फॉर MSP पे लीगल गारंटी होना चाहिए। तो ये फार्मर्स का डिमांड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड, क्या किया जाना चाहिए। तो पहला है आपका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो इसमें फार्मर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर ले जाना चाहिए, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया। तो इसके हेल्प से हम लोग क्रॉप के यील्ड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और फार्मर्स को हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करवाना। इसमें और देखें तो मोबाइल एप्लीकेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जाना, ताकि उन लोग को रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके, वेदर अपडेट बताया जा सके, उस हिसाब से अपना फसल को तैयार कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मर्स। तो इससे क्या होगा कि उन लोग को क्रॉप सिलेक्शन करने में आसानी होगा, कि जिसमें ज़्यादा प्राइसिंग होगा उसी का वो सोन करेंगे, बाकी के बाद फिर उसको छोड़ देंगे। तो ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो गया। अगर हम लोग सेकंड का बात, वे फॉरवर्ड का बात करें, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना। तो इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट करना और
वैसा क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट रेसिस्टेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, और जो ट्रेडिशनल क्रॉप है जो एमएसपी पे डिपेंडेंस रहते हैं उसको कम प्रमोट करना। अगर कुछ इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात किया जाए तो जिसमें कि अभी सबसे फेमस सुन रहे होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर में तैयार किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग एक रूम में ही देखते होंगे, बिल्डिंग्स में ही तैयार किया जाता है वर्टिकल फार्मिंग। हाइड्रोफोनिक्स सिर्फ वाटर के में ही केमिकल्स कुछ डाल करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब जो एडवांस इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस है इसको एडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सब मेथड का इस्तेमाल करके भी फार्मर्स हायर प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। थर्ड स्टेप का बात किया जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल। तो ये पीपीपी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है 3 मेंबर के बीच में, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मार्केट लिंकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और इससे फार्मर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो भी ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो ये जो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है इसके कोलैबोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, एग्री लॉजिस्टिक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट देखते ही होंगे, एग्रीकल्चर एक पेरिसेबल प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग उसको प्रोसेस करके उसको और भी वैल्यू एडिशन दे करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। टू इंश्योर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव मार्केट फॉर फार्मर्स। तो ये सब जो मेथड है इसको एडॉप्ट करके फार्मर्स के इनकम। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ले सकते हैं।